स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो है संसाधन और विकास, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। रिसोर्स है क्या? इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जाति या मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। रिसोर्स नहीं होते एक तरीके से ह्यूमन डेवलप नहीं होता, मानव विकास एक तरीके से होना एक तरीके से संभव नहीं है, और एक तरीके इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी होना संभव नहीं है। आर्थिक जो विकास है वो एक तरीके से नहीं हो पाता, वो सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो विकास है वो भी एक तरीके से नहीं हो पाता। तो ये सबसे मेन, इन तीनों के लिए सबसे मेन रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। रिसोर्स क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है ताकि एक तरीके से विकास और डेवलप एक तरीके से अच्छा चल सके। तो स्टार्ट बताता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से। हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। इंग्लिश में एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी आपके वातावरण में उपलब्ध है और सेटिस्फाई ऑफ आवर नीड, मतलब कि जो भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है या कराती है उन्हें रिसोर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सबसे मेन कोयला, जल, वायु, ये इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसमें प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वैसे इसको कई भागों में बांटा गया मगर मैं इसको 2 टाइप्स में बताता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है रिसोर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। क्या मतलब है? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए, नेचर के द्वारा जो प्राप्त हुए, नेचर मतलब जो प्रकृति ने हमें दिए, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीज दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। और एक तरीके ह्यूमन संसाधन क्या है? ह्यूमन जो रिसोर्स है वो क्या है? जो मानव के द्वारा मशीन के जरिए से बनाया गया है, मतलब कि मशीन के आधार पर जो भी चीज मानव के द्वारा बनाई गई है वो एक तरीके से मानव संसाधन है। नेक्स्ट इसमें प्रकार जो है 2 प्रकार बताया है, नवीकरणीय और प्राकृतिक और मानवीय मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये प्राकृतिक संसाधन है। जैव और अजैव, ये एक तरीके से क्या है? मानवीय संसाधन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवीकरणीय होता क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो होता है रिसोर्सेज वो क्या होता है? कैन बी रिप्लेस, कैन बी रिसाइकल, कैन बी रीयूज। क्या मतलब इनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, दोबारा से पुनर्चक्रण किया जा सकता है और इनको बार बार हम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे नवीकरण का एग्जाम्पल जो है वो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और इसका है अनवीकरण का नॉन रिन्यूएबल जो है उनका जो एग्जाम्पल है वो है कोयला, पेट्रोल, जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनते। तो मैंने आपको बताया जो नवीकरण संसाधन का हम दोबारा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, दोबारा से पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? कैन बी रिप्लेस, कैन बी रिसाइकल, कैन बी रीयूज। तो ये आपको एक तरीके 3 पॉइंट याद रखने हैं। और अनवीकरण क्या है? नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं कैन नॉट बी रिप्लेस, इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जाता क्योंकि बिलियन ईयर्स नेचुरल प्रोसेस, सबसे पहले कि जो भी बनाने में इसकी जो प्रक्रिया है उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखाना है कि कैन नॉट बी रिप्लेस, फिर कैन नॉट बी रिसाइकल। रिसाइकल को दोबारा से पुनर्चक्रण नहीं किया सकता क्योंकि इसको पुनर्चक्रण करने में एक तरीके बहुत लंबा समय लगता है। और कैन नॉट बी रीयूज, इसको दोबारा से उपयोग तो कर सकते हैं मगर दोबारा से उपयोग करने की संभावना भी नहीं हो पाती है। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कोयला, पेट्रोल। अब आता है जैव और अजैव, बायोटिक एंड अबायोटिक। जैव क्या होता है? वह संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बने हैं, और अजैव संसाधन क्या होता है? वो जो निर्जीव वस्तुओं से बने। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, यह है लिविंग थिंग्स और यह है नॉन लिविंग थिंग्स। जो बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक जो रिसोर्सेज है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको ये याद रखना है। ये भी एग्जाम्पल है। तो इसका जो मेटल जो अजैव के एग्जाम्पल है, और इसका जो है फ्लोरा फन्ना जो भी है एक तरीके से मत्स्य है। तो ये एग्जाम्पल इसके जैव संसाधन के हैं। नेक्स्ट आता है संसाधन नियोजन, प्लानिंग रिसोर्सेज। सबसे मेन है कि प्लानिंग रिसोर्सेज होता क्या है? तो प्लानिंग रिसोर्सेज क्या होता है कि किस प्रकार से आपको रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करनी है, कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्स है और उसका उपयोग, आप संसाधनों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा भी इस पे एक तरीके से कदम उठाए गए हैं, स्टेप उठाए गए ताकि इसको रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे मेन मैंने आपको बताया
संसाधन एक विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक रणनीति है, प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि स्ट्रेटेजी जब है तब हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमारा प्लानिंग के आधार पर हम रिसोर्स है कि कौन कौन सा हमारे पास रिसोर्स मौजूद है और हम उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं और उनका उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। एक तरीके सही मतलब एक तरीके से कंटिन्यू करो, मगर उसका इस्तेमाल एक तरीके ज्यादा नहीं करना चाहिए ताकि खत्म ना हो और उसका एक तरीके आने वाली पीढ़ी जो जनरेशन है उसका यूज कर सके। तो एक बार और रिपीट करता हूँ, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यूज ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी हम यूज करने के लिए जो भी प्लानिंग बनाते हैं वो एक तरीके से संसाधन नियोजन है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो क्या है? सबसे मेन ब्राजील के 92 में, ब्राजील में जून 1992 में 100 से अधिक मोर देन 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ल्ड लीडर जो थे के ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक तरीके से मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए और उसके बाद वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। तो इसको इसको माना गया फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट। तो ये आपको याद रखना, इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे। तो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन पूछने के लिए तो आपको बताओगे रियो डी जेनेरियो। अब रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन था उसमें एकत्रित हुआ पर्यावरण की समस्या, जो भी डैमेज हो रहा है, पर्यावरण इन्वायरमेंट जो भी डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसका, और सामाजिक और आर्थिक जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, जो भी प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। नेक्स्ट इसमें एजेंडा 21, इसी के तहत क्या हुआ 1992 में ही एक तरीके से जो वर्ल्ड लीडर जो थे उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट पे एक तरीके से सिग्नेचर किए, एक तरह साइन किए और उन्होंने क्या करा साइन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय संघ द्वारा स्वीकार किया, एक्सेप्ट किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड लीडरों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। उस पर एक तरीके मुहर लगाई गई, स्टैम्प लगाई गई ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और इसमें उससे मेन क्या था? सम्मानित मतलब इक्वलिटी एक तरीके से होनी चाहिए और गरीबी, पॉवर्टी जो है, डैमेज जो हो रहा है, डिजीज जो फैल रही है उसको एक तरीके निपटाना, किस प्रकार से इसको निपटा सकते हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्वेश्चन आ सकता है कि जो एजेंडा 21 था उसका मेन उद्देश्य क्या था, एम क्या था? तो आपको याद रखना है पॉवर्टी, डैमेज और डिजीज, इनको सबको एक तरीके से गरीबी, क्षति और रोगों को कहना निपटाना अच्छी तरीके से, सारे कंट्री मिलकर इस पर अपना सहयोग देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन जो होता है, इसमें क्या होता है? मृदा का जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी लेयर जो होती है उसका हट जाना, जैसे कि किसी कारण से, जैसे वायु के कारण से हवा चलती है तो मिट्टी एक तरीके से उड़ती है, या पानी, बरसात का पानी आता है, बारिश होती है तो उसमें क्या होता है? जो पानी गिरता है उससे क्या होता है? मिट्टी की जो ऊपरी परत है, लेयर जो है, जो फर्स्ट लेयर जो ऊपर की होती है वो एक तरीके से हट जाती है, जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल इरोजन के कारण कौन कौन से कारक, मतलब कि रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। तो आपको बता दूं, खनन होता है, माइनिंग मतलब खनन की किस प्रकार खुदाई हो रही है और उसके द्वारा मिट्टी का अपरदन हो रहा है, तो मिट्टी खराब हो रही है। नेक्स्ट है अति पशुचारण, पेस्टरलिज्म मतलब कि किस प्रकार सबसे ज्यादा पशुओं को चराया जा रहा है, इससे क्या होता है? एक तरीके से मृदा अपरदन भी होता है। इसको हिंदी में भू अपरदन भी कहते हैं और मृदा अपरदन भी कहते हैं, इंग्लिश में सॉइल इरोजन भी कहते हैं और ये मृदा अपरदन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक सिंचाई मतलब ओवर इरिगेशन मतलब कि किस प्रकार से सिंचाई अधिक से ज्यादा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो किसान होते हैं, फार्मर जो होते हैं, एक तरीके से वो एग्रीकल्चर जैसे कि फसलें उगाते हैं, क्रॉप जो उगाते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है वो एक तरीके पानी एक तरीके से ज्यादा सिंचाई हो जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो जाता है। तो स्टूडेंट मैंने बताया आपको पहला कि इसकी डेफिनेशन, संसाधन की, रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैव और अजैव संसाधन। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसके ऊपर। और रियो डी जेनेरियो और एजेंडा 21 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 मार्क्स से पूछा गया रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन था या पृथ्वी सम्मेलन जो था जो वो कब हुआ और कहां पर हुआ, तो आपको याद रखना है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और कब हुआ? 1982 में। और कितने लीडर इसमें वर्ल्ड लीडर है? 100, मोर देन 100, 100 से भी अधिक। तो ये आपको याद रखना है। फिर मृदा अपरदन पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि मृदा अपरदन की डेफिनेशन, सो व्हाट इज सॉइल इरोजन और रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, कि क्या क्या रीजन है, किसके कारण से सॉइल इरोजन होता है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको एक तरीके से उदाहरण देके बताया, खनन, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई, ये 3 एग्जाम्पल है जिनको आप एक्सपेरिमेंट करके भी लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि मृदा कितनी प्रकार की होती है। बात करते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के 4 प्रकार महत्वपूर्ण है, और वो 4 प्रकार कौन से हैं? जलोढ़ मृदा, ऑलिवल सॉइल, और काली मृदा, ब्लैक सॉइल, और मरुस्थलीय मृदा, माउंटेन सॉइल, और लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट मृदा जो है, ये 4 प्रकार महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन जो है जलोढ़ मृदा, जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जो रिवर है उनके द्वारा जो भाग कर लाई जाती है, उनके साथ जो मिट्टी आती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें मृदा में रेत के कण पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा रेत के कण इसमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये 2 प्रकार की होती है, नई और पुरानी। और इसमें सबसे मेन है कि ये एक तरीके से उपजाऊ मृदा होती है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये जलोढ़ मृदा होती क्या है, और मैंने इसी तरीके से बताया है। और एक बार और रिपीट करता हूँ, नदियों द्वारा भाग कर लाई जाती है, इस मृदा में रेत और मृतकों के कण पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, नई और पुरानी, और ये अधिक उपजाऊ होती है। ये मैंने 2 बार रिपीट करा है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा है काली मृदा, ब्लैक सॉइल जो होती है, इसका रंग काला होता है, उसको रेगर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी रेगर मृदा के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, रेगर सॉइल क्या होता है एक तरीके से, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि रेगर सॉइल होता है क्या। इसका रंग काला होता है, और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले कपास की जो खेती की जाती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकार इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के क्षेत्र और के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में। महीन कणों से बनी होती है, बहुत सारे इसमें कण होते हैं ऐसे जिसके द्वारा ये मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, तो ये आपको 5 पॉइंट इसके भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा जो होती है, इनका रंग लाल और भूरा होता है, ये लवणीय होती है और ये उपजाऊ होती है, तो ये मरुस्थलीय मृदा एक तरीके से आपको होता है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये उच्च तापमान जो टेम्परेचर तथा जहाँ पर बारिश होती है उसी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ग्रीक, ये सबसे मैंने आपको बता दूं, ये जो लेटर जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है ईट, तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट। और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उपजाऊ शक्ति कम होती है, इसलिए उपयुक्त नहीं क्योंकि इसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती है। और इसमें यह मजबूत और टिकाऊ होती है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम जो है उसकी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको नाम भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यह काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, तो ये काजू की खेती के लिए या कृषि के लिए फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो स्टूडेंट ये मैंने 4 आपको मृदा बताई जो एग्जाम में आती है। तो ये चैप्टर एक तरीके से फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।